न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। वाह, ये तो मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है जी, ये काफी प्रसिद्ध कविता है जी। तो ये जो लोग थक के निराश होके बैठ गए हैं उनको प्रेरित करने के लिए उन्होंने ये कविता रची है कि तुम नर हो। वो कहते हैं कि तुम मनुष्य हो और अपने आप को निराश मत करो, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, कहते हैं कि ये जन्म जो हुआ उसको तुम सार्थक बनाओ और इस दुनिया में इस जग में जो कुछ काम करो, कुछ अपना तो बहुत ही अच्छी कविता है। मैथिली शरण गुप्त जी को क्या छायावाद में गिन सकते हैं या छायावाद की नहीं नहीं, मैथिली शरण गुप्त जी को तो राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। राष्ट्र कवि, जो कि महात्मा गांधी ने इन्हें ये अच्छा, महात्मा गांधी ने स्वयं इनको राष्ट्र कवि की बहुत बड़ी उपाधि बात दी है। और वो इनको भारत भारती एक काव्य है इनकी रचना, अच्छा, उनके भारत लिए। भारती, हाँ, इससे दिनकर जी ने भी कहा था भारत भारती से काफी प्रभावित हुए। हाँ, इसके लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली। और भारत भारती इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, काव्य कृति है। तो इनकी भाषा शैली क्या है, ये खड़ी बोली लिखते थे या फिर? ये तो खड़ी बोली में ही लिखते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रभावित थे। हाँ, और इनकी जो ये होती थी वो खड़ी बोली में ही ये अपनी रचनाएं लिखते थे। तो भारत भारती जो इनकी काव्य कृति है गुप्त जी की, काफ़ी प्रसिद्ध, उन्हें काफ़ी प्रसिद्ध काव्य कृति हैं जो कि 1912 से 1913 के बीच में लिखी गई हैं। स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान के लिए खोजने का एक सफल प्रयोग है कि भारतवर्ष संक्षिप्त दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुति भारत भारती निश्चित रूप से किसी शोध कार्य से कम नहीं है। गुप्त जी की सृजनता को दक्षता का परिचय देने वाली यह पुस्तक सामाजिक आयामों पर विचार करने को विवश करती है। भारतीय साहित्य में भारत भारती सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज है। मैथिली शरण गुप्त जिस काव्य के कारण जनता के प्राणों में रच बस गए और राष्ट्र कवि कहलाए, वह कृति भारत भारती ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक भी यही है। इसकी लोकप्रियता का आलम ये रहा कि इसकी प्रीतियां रातों रात खरीदी गई। प्रभात फेरियों, राष्ट्रीय आंदोलनों, शिक्षा संस्थानों, प्रातःकालीन प्रार्थनाओं में भारत भारती के पद गांवों और नगरों में गाए जाने लगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में कहा कि यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। इसमें यह संजीवनी शक्ति है जो किसी भी जाति को उत्साह, जागरण की शक्ति का वरदान दे सकती है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। आपने ये जो नोट्स तैयार किए हैं बहुत अच्छे तरीके से आपने उसमें विवरण दिया है उनके ऊपर, लेकिन एक बात दर्शकों की तरफ से पूछना बनता है कि भारत भारती में ऐसा क्या लिखा गया है जो जिसके लिए मतलब हर हिंदी प्रेमी जो भी है सबसे पहले भारत भारती को ही सुनता है। और तो ऐसा क्या अलग है, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक अलग शैली है गीतांजलि में, भारत भारती में क्या शैली अलग थी या फिर उस समय का संदर्भ अलग था, देश प्रेम, देश स्वतंत्र नहीं था देश उस समय पराधीन था। ये 1912 1913 के बीच में। अच्छा, उस कालखंड में लिखी जी। कुछ पंक्तियां भी लोग सुनना चाहेंगे। हाँ, अवश्य। वो भी आपके नोट्स में है तो। भारत भारती में कुल 3 खंड हैं, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। ये भारत के अतीत और की बात की गई है। हाँ, भारत की जो भारतवर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूर्णतः विवश करता है भारत भारती का अतीत खंड। तो अतीत खंड जैसे है उसमें उन्होंने लिखा है, पांडित्य का इस देश में सब और पूर्ण विकास था,
बस दुर्गुणों के गहन में ही अज्ञेयता का वास था। सब लोग तत्व ज्ञान में संलग्न रहते थे यहाँ। हाँ, व्याघ्र भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे यहाँ। जिनकी प्रभा के सामने रवितेज भी फीका पड़ा। अध्यात्म विद्या का यहाँ आलोक फैला था बड़ा। मानस कमल सबके यहाँ दिन रात रहते थे खिले। मानो सभी जन इसकी ज्योतिष्ठा में थे मिले। समझा प्रथम किसने जगत में गूढ़ सृष्टि महत्व को। जाना कहो किसने प्रथम जीवन मरण के सत्य को। आभास ईश्वर जीव का केवल्य तक किसने किया। सुन लो प्रतिध्वनि हो रही, सुन लो प्रतिध्वनि हो रही। यह कार्य आर्यों ने किया, यह कार्य आर्यों ने किया। ये अतीत खंड से? हाँ, अतीत खंड से है। ये तो बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं। फिर है साहित्य का विस्तार अब भी हमारा कम नहीं। साहित्य का विस्तार अब भी हमारा कम नहीं। प्राचीन किंतु नवीनता में अन्य उसमें सम नहीं। इस क्षेत्र में ही विश्व के साहित्य उपवन हैं बने। इसको उजारा काल ने आघात कर यद्यपि घनी। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में। जागी यहीं थी जल रही जो ज्योति अब संसार में। इंजिल कुरान आदि के थे न तब संसार में। हमको मिला था दिव्य वैदिक बोध जब संसार में। जिसकी महत्ता का न कोई पा सका है वैद्य ही संसार में। प्राचीन सबसे हैं हमारे वेद, प्राचीन सबसे हैं हमारे वेद। प्रभु ने दिया यह ज्ञान हमको सृष्टि के आरंभ में। प्रभु ने दिया यह ज्ञान हमको सृष्टि के आरंभ में। है भूल चित्र पवित्रता का सभ्यता के संभ में। विख्यात चारों वेद मानो चार सुर के सार हैं। विख्यात चारों वेद मानो चार सुर के सार हैं। चारों दिशाओं के हमारे वे जलद ध्वज चार हैं। वे ज्ञान गरिमा गा रहे, वे ज्ञान गरिमा गा रहे। अद्भुत पंक्तियाँ। ये पंक्तियाँ अतीत हाँ, खंड में ही भारत भारती की ये पंक्तियाँ हैं जो उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती की ये जो पहली बार सुनी ये पंक्तियाँ। और अब लग रहा है कि भारत भारती की क्यों इतनी तारीफ की जाती है। हर कोई नहीं, पंक्तियाँ तो उनकी इतनी अच्छी हैं जो हमें काफ़ी आनंदित और आह्लादित करती हैं, जो हमने अपने पाठ्यक्रम में भी पढ़े हैं। जैसे कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही मैं स्वर्ग बनाने आया। ये भी ये पंक्तियाँ ये मैथिली शरण गुप्त की साकेत, जिन पर कि उन्हें पुरस्कार मिले हैं, साकेत से ली गई हैं ये। तो उसमें भगवान राम की चर्चा है। अच्छा, साकेत। हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी राम के बहुत बड़े भक्त थे। मतलब वो आस्था उनकी राम में काफ़ी थी। नहीं लिखे राम तुम्हारा चरित्र ही खुद काव्य है जो खुद का। हाँ, कोई कभी बन जाए सहज सब काव्य है। तो ये राम के बहुत बड़े भक्त थे। निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। वो राम कहते हैं कि निज रक्षा, अपनी रक्षा का अधिकार हर एक जन जन को रहे, हर एक मनुष्य को रहे, लेकिन उसकी सुख सुविधा का भार जो है और उसकी रक्षा का भार शासन को रहे। तो आर्यों का आदर्श मैं बताने आया हूँ, जन सम्मुख में धन को तुच्छ बताने आया हूँ। यानी कि सुख शांति में मैं क्रांति मचाने आया। वो कहते हैं राम कि विश्वासी जो हैं, जो ईश्वर में जिनकी आस्था है, उनका विश्वास मैं बचाने आया हूँ। आगे मैं आया जो तापित है, जो विवश विकल और बलहीन दीन और शोषित हैं। हो जाए अभय जिन्हें वे भय भाषित हैं, जिन्हें कि भय भाषित हैं। जो कौनप कुल के से मूक सदृश शासित हैं, ऐसे पीड़ितों के लिए मैं आया हूँ। ये किसकी पंक्ति, किस पुस्तक से? ये सब उनकी साकेत से ली गई हैं। हाँ। तो मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रबल से मिटे न जीवन सादा। सुख देने आया दुख झेलने आया, मैं मनुष्यता का नाट्य खेलने आया।
अरे भगवान स्वयं मनुष्यता का नाटक खेलने आए हैं, मतलब इस पृथ्वी पर जो सज्जन लोग हैं, जो उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने, ईश्वरत्व प्रदान कराने, मोक्ष प्राप्त कराने, और जो दुष्ट लोग हैं वो जैसे कि किसी उपवन में जो झाड़ हो जाते हैं तो उसको साफ करके, छाट के, उसको उसकी बुराइयों को हटाकर, उससे माने उस उपवन को, संसार रूपी बगीचे में जो बुराई आ गई हैं उसमें से उसके जो बुराइयां हैं उसको दूर करके और उसको मतलब एक साफ सुथरा अच्छा बाग बनाने आए हैं। जैसे कि हंसों को, हंस से उनका तात्पर्य है सज्जन लोगों से। हंसों को मुक्ति मतलब मोती रूपी मुक्ति चुगाने आया हूँ मैं, और उनको भवसागर पार कराने आया हूँ। वो कहते हैं मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया हूँ। वो कहते हैं कि मैं खुद राज्य भोगने नहीं आया बल्कि मैं भुगाने आया हूँ। हंसों को मुक्ति चुगाने आया हूँ। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता का प्राप्त कराने आया। मतलब वो कहते हैं कि मनुष्य को मैं ईश्वरता, जो जिसमें कि ईश्वरत्व पा सके, ऐसा मैं उन्हें ये ज्ञात कराने आया हूँ। मैं यहाँ हंस यानी अच्छे लोगों को उनको मुक्ति रूपी मोती दिलवाने आया हूँ। जैसे कि एक समुंदर बगीचे में झाड़ आ गए तो उसे साफ करके भव संसार में नर को ईश्वरत्व प्रदान करवाने आया हूँ। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही मैं स्वर्ग बनाने आया। अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा अवतरित हुआ, मैं आप उच्च फल जैसा। राम कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस भूमि को ही मैं स्वर्ग बना दूँ। इस भारतवर्ष की जो भूमि है उसे ही मैं स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। स्वर्ग का संदेश तो मैं यहाँ नहीं लाया हूँ, लेकिन इस भारत भूमि को ही मैं स्वर्ग बनाने आया हूँ। अर्थात इस पवित्र पुण्य भूमि का जो आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि मुझे जन्म लेना पड़ा उच्च फल जैसा। ये भी साकेत से ही है। हाँ, साकेत से ही है। अर्थात राम ने कहा है कि यहाँ के जो नर नारी हैं वो ऐसे बने कि उनको ही, अर्थात इस भारत भूमि को ही हम स्वर्ग बन जाए, जी बना सकें। वो स्वयं राम यहाँ इस भारत भूमि को कुछ तोड़ने नहीं, कुछ भोगने नहीं, बल्कि कुछ देने आया हूँ। एक ऐसा संदेश कि यह भूमि ही स्वर्ग जैसी हो जाए और लोग ईश्वरत्व को प्राप्त करें। संदेश मतलब उनके कहने का मतलब स्वर्ग से हम यहाँ कोई संदेश नहीं लाए, लेकिन इस भारत भूमि को ही मतलब स्वर्ग बनाने आए। कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं, देखिए। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही मैं स्वर्ग बनाने आया। कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं उनकी। और साकेत भारत भारती के अलावा और कोई इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। भारत भारती, साकेत, उसके बाद इनकी अनेकों रचनाएं हैं जो यशोधरा, उसके बाद आपको झंकार, गुरु, जयद्रथ वध, रंग में भांग, गुरुकुल, भारत भारती, झंकार, विष्णुप्रिया, पंचवटी, ये सब इनके खंड काव्य हैं। और यशोधरा और साकेत महाकाव्य हैं। तो वो जो पंचवटी के जैसे कि हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसमें अलंकार भी हैं, छंद में, सब बहुत ही इनकी जो पंक्तियां हैं वो एकदम हमें बहुत ही आह्लादित करती हैं, आनंदित करती हैं पाठकों को। तो इस तरह से ये एक हिंदी साहित्य में जाने पहचाने हस्ताक्षर हैं ये हिंदी साहित्य के, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि। इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया है, हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, साहित्य वाचस्पति से, इन सब पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया। पद्म भूषण भी भारत सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित उनसे भी किया गया। पद्म भूषण इन्हें दिया गया। हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान देने के लिए इन्हें इन पुरस्कारों से नवाजा गया। तो जैसे साकेत है तो उसमें उर्मिला का वर्णन है, जबकि सीता का काफ़ी वर्णन है। और उर्मिला बहुत ही उपेक्षित रही,
उनकी विरह की कहीं कथा किसी कवि ने नहीं किसी ने लिखी। नहीं सोचा उर्मिला हाँ, के बारे में, पहली बार मैथिली शरण गुप्त हाँ, जी तो ने ही बताया। उर्मिला जो जिनको कि लक्ष्मण अपने भाई के राम की सेवा के लिए उर्मिला को छोड़ा था और छोड़ के चले गए त्याग के, तो उस उर्मिला का वर्णन इसमें साकेत में उन्होंने किया है। और फिर यशोधरा जो भगवान बुद्ध उनको सोए हुए छोड़ के चले गए थे, तो उसका भी जो सखी वो मुझसे कह के जाते, हाँ, वो अपने सखी से कह रही है कि कम से कम मुझसे कह के तो जाते, क्योंकि हम छतरानियाँ तो खुद से अपने पति और अपने बेटे को मतलब वो लोग भेजती हैं रण में तैयार करके, वो लोग तो वीरांगना हैं। तो वही वो कहती है कि कम से कम मुझसे कह के तो जाते, तो सखी वो मुझसे कह के जाते। तो यशोधरा की है ये पंक्तियाँ। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो ये सब अतिशय आस्था और भक्ति से इनका ओतप्रोत है। साकेत, यशोधरा, सब इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, गांधीवाद की प्रधानता, ये सब हमें देखने को मिलती हैं। और भारतीय संस्कृति का गौरवमय अतीत का महत्व दिया है इन्होंने। पति परित्यक्ता नारी सब जो हैं, और बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सब पर इन्होंने उदार दृष्टिकोण रखे हैं। समाज सुधार की भावना है इनमें। प्रकृति के भी प्रेमी हैं और रस योजना भी इसमें, इनकी भाषा शैली काफ़ी अच्छी है। इनमें राम के प्रति भी काफ़ी आस्था है, भक्ति है, ये सब हैं। तभी तो इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। तो ये रही मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की। और कोई कुछ उनकी सबसे अच्छी अगर पंक्ति देखी जाए, ऐसे तो बहुत सारी पंक्तियां हैं उनकी, लेकिन हम लोग सामान्यतः उनकी सबसे अच्छी पंक्ति जिससे प्रभावित होते हैं वो यही है कि निर्भोर निराश करो मन को। तो और कोई ऐसी पंक्ति जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे तो यही सब पसंद है कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, बल्कि इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ये साकेत से? हाँ, ये साकेत से। साकेत, यशोधरा, पंचवटी का भी है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलधर में, ये कौन धनुर्धर जाग रहा, हाँ, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि लक्ष्मण जी के बारे में, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, राम सीता सोए हुए थे कुटीर में, तब का है। तो इनकी तो रचनाएं इतनी पढ़ने में इतनी अच्छी लगती हैं, मनोरम, और मन को आह्लादित कर देती हैं, एकदम आनंदित कर देती हैं। काफी बहुत सारे कवियों को इन्होंने प्रभावित किया है। जैसे दिनकर जी ने तो ये कहा ही है कि उनकी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भारत भारती से काफी प्रभावित हुई, और दिनकर जी की कविता में छाप दिखती है। दिनकर जी की भी कुछ कविताएं हैं, जैसे उदयाचल पर आलोक सरासन था में आया मैं उज्जवल गीत विभा के गान। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैथिली शरण गुप्त जी का छाप है, यही भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, इससे ही थोड़ी सी शैली मिलती जुलती है। तो उन्होंने स्वीकारा भी है। ये बहुत ही विशिष्ट दर्जे के ये कवि मैथिली शरण गुप्त जी, बहुत ही उच्च कोटि के, इनका कोई सानी नहीं है, बहुत ही उच्च कोटि के जी। शायद हिंदी के सभी जो प्रेमी हैं, दर्शक पाठक, सबसे पहले भारत भारती से ही उनका परिचय होता है। तो जब आज हम लोग पढ़ के इतना उत्साहित हो जाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आज़ादी के समय में, आज़ादी के पूर्व कितना जोश उमंग लोगों में आया होगा। इसीलिए गांधी जी ने राष्ट्र कवि कहा। जी। तो ये बहुत हमारा सौभाग्य हिंदी का कि मैथिली शरण गुप्त जी जैसे कवि हुए। जी।